नमस्ते। आप सबका स्वागत करने के पहले एनालिटिकल आयुर्वेदा चैनल पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। 75वें गणतंत्र दिवस की, भारतीय गणराज्य के, यूनियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आप भारत भी कहिए, आप अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और 2047 तक सारी चीज़ों को एक माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पंच रास्ते हैं, पंच पर चलना सबकी जिम्मेदारी है। तो सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और अब आपका स्वागत इस चैनल पर। आइए कुछ अलग हट करके आज बात करते हैं। अभी तो पिछले 10 दिनों से नेशनल एग्जिट टेस्ट और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ही इधर उधर सब कुछ हो रहा है और चलिए अब एक सेटलमेंट की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आया हुआ तूफान शांत हो रहा है, सब लोग उसको धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी जिनको विरोध करना है वो विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार रखते हैं, वो रखें, लेकिन नीति और नीयत साफ है NCISM की, आयुर्वेद के शिक्षकों की, आयुर्वेद के विद्यार्थियों की, जो इसका समर्थन भी कर रहा है। आते हैं पद्मश्री अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स कहा जाता है और आप में से कोई भी में से इस बात से असहमत नहीं होगा, यू विल नॉट बी डिसएग्री विथ मी, कि 2014 के बाद की जो पद्मश्री मिल रही हैं भारत सरकार के द्वारा, वो बहुत ही डिजर्विंग लोगों को मिल रही हैं। ढूंढ ढूंढ करके दिया जाता है और ऐसे ऐसे नायक आते हैं सामने, अपनी अपनी डिसिप्लिन्स के अनसंग हीरोज, जिनको सीधे पद्मश्री दी जाती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इस अवार्ड का महत्व क्या है। ऐसे में हर साल की पद्मश्री लिस्ट में से 7, 8, 10 नाम आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन ये पारखी निगाहें जो उनके कंट्रीब्यूशन को भारत सरकार के गृह मंत्रालय तक पहुंचाती हैं, जो इन पद्मा अवार्ड्स कि जो सिलेक्शन कमेटी है, जो प्रॉपर एक सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें ये सारे नामों पर विचार होता है, जो नॉमिनेशंस के अलग अलग स्तर होते हैं। कोई इंडिविजुअल मात्र कोई भी भारत का नागरिक कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के इस राष्ट्र का कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी व्यक्ति को पद्म अवार्ड्स के लिए नामित कर सकता है जब पोर्टल खुलता है। इसकी भी एक समय सीमा है और पूरे वर्ष ये चलता रहता है। इसकी एक लास्ट डेट होती है ईयर्स की, वो सारी बातें बाद में। तो सबसे पहले 2024 के अलंकरणों की, पद्मा अलंकरणों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। इस अलंकरण में पद्म विभूषण 5 हैं, पद्म भूषण 17 हैं और पद्मश्री 110 हैं। सबको बधाई। सब ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। तभी इस समय की मैंने एक समय सीमा दी थी और उसके पहले के पद्मश्री के ऊपर कोई मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस समय ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री आ रही है जो कि जानते ही नहीं कि पद्मश्री होती क्या है। ये महत्वपूर्ण है। तो इस वर्ष के सभी पद्म पुरस्कारों के विजेताओं को, हाँ विजेता ही कहा जाएगा, या ये जो उनको रेखांकित किया गया, उनके योगदान को परिभाषित किया गया, उनके योगदान को स्वीकारा गया भारत सरकार के हाईएस्ट उच्चतम पद्मा अलंकरणों के द्वारा, उसके लिए उनको बधाई। इसमें 93 नंबर की लिस्ट पर जाइए दोस्तों, मित्रों। आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से मैं लगातार इसको 2 दिन से इंतजार कर रहा था कि इस बार किस आयुर्वेदज्ञ को मिलता है पद्म अवार्ड। जी हाँ, बिल्कुल। मैं 23 तारीख से ही वेबसाइट्स को देखने लगा था कि पद्म अवार्ड्स 24 को घोषित हो जाते थे, 25 को घोषित हो जाते थे, 23-24 के बीच में हो जाते थे जनवरी के। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। बहुत सटीक निर्णय। उनका योगदान समाज के वंचित तत्वों तक, जिसको आजकल आप दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया वही है भाषण जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी विधानसभा चुनावों के समय कहा था कि हमारी जात तो गरीबी है, तो निर्धनों की जात। तो जो इस वर्ग के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने, मुझे याद है मैं होश संभाला था, 5वीं-6वीं में पढ़ता था जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और उनकी कहानियाँ, चूँकि एक राजनीतिक परिवार से मेरा संपर्क रहा है तो मैं जानता हूँ अपने दादाजी के द्वारा कि
कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में सब कुछ। और अभी जो बिहार की पीढ़ी दिख रही है, वो जो आंदोलन था जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, और फिर जिसकी देन अभी लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी बिहार में, सब उस आंदोलन की देन है। अगर मेरा राजनीतिक ज्ञान ठीक है, और मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है वर्तमान भारत सरकार ने, कि आपका कार्य, आपकी तपस्या, आपका त्याग कभी अन्यथा नहीं जाता है। समय पर आकर के उसकी जरूर जरूर अवश्य अवश्य उसको प्रतिफल, एक सम्मान, संस्कार और एक संदेश, सामाजिक संदेश है। ये खाली सम्मान नहीं दिया गया है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को, यह एक सामाजिक संदेश दिया है भारत सरकार ने अपनी विचारधारा का, और ये इसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। आइए, पद्मा अवार्ड उपाधि, इस श्रृंखला में 93 नंबर पर एक नाम आपको दिखेगा, वैद्य। वैद्य तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि किसी भी डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ नहीं लोग लिखते हैं, लोग मेडिसिन के या किसी भी फील्ड से, आर्ट से, साइंस से कहीं डॉक्टर प्रोफेसर नहीं होता है, सबके नाम के आगे श्री लिखा होता है ऑफिशियली यहाँ पर। तो एक नाम आपको दिखेगा यहाँ पर 93 नंबर पर, 93 नंबर पर श्री दयाल मावजी भाई परमार। मैं थोड़ा सा देखा कि कल रात्रि में कि हाँ भाई घोषणा तो हो गई, और मुझे कोई बहुत जाना पहचाना नाम आयुर्वेद जगत का नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा निराश सा हो रहा था कि लगता है कि इस बार आयुर्वेद में किसी को पद्मश्री नहीं मिली क्या। फिर मैंने पूरी लिस्ट को फिर पढ़ा, तो फिर देखा कि उसमें एक योगा में पद्मश्री मिली हुई है, कोई फ्रांसीसी महिला हैं उनको। तो मैंने कहा आयुर्वेदा योगा का ये संतुलन बना कर क्या इस बार योगा को ही दिया गया है, आयुर्वेद साफ है, ऐसा सोचा मैंने। मैं थोड़े से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च मारा कि भाई कहीं तो कुछ आ रहा हो कि बधाई 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 बधाई, इस व्यक्ति को बधाई, इस व्यक्ति को बधाई जो आयुर्वेद जगत से जुड़ा हुआ है। वो भी बाढ़ नहीं देखने को मिली। हो सकता है कि मैं उन ग्रुप्स में सम्मिलित न हूँ। तो मैंने अपने गुजरात के मित्रों को फ़ोन किया, तो मुझे था कि गुजरात से संख्या ज़्यादा है मेडिसिन में इस बार, और 5 लोगों को या 6 लोगों को मेडिसिन में वहाँ से पद्मश्री मिली है, उसमें हो ना हो एक वैद्य ज़रूर होगा। ये मेरा विश्वास था कि इसमें कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा सर्च किया, देखा कि भाई कहीं तो ये जानकारी आए, नहीं आ रही थी। तो मेरे सामाजिक सरोकार या जिन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मेंबर हूँ, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी हो सकता है। क्योंकि कल रात्रि को एक नया सर्कुलर आ गया NCISM का, नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर के, सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी थी। तो चलिए उस पर भी हमारी समझ से जो आता है, मैंने उस पर प्रयास किया कि संबंधित फाइनल ईयर के छात्र और इंटर्न्स कंफ्यूज ना हो। जितना मैं समझ सकता हूँ उसके हिसाब से मैंने विश्लेषण किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो सही विश्लेषण होगा अपने अनुभवों के आधार पर। तो सुबह मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठा नहीं। व्यस्तता होती है अधिकारियों की। अब ये भी है कि ध्वज फहराना, ध्वजारोहण, इसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जानना चाहिए सबको कि ध्वज आरोहण किस में होता है और ध्वज फहराया कब जाता है, फ्लैग होस्टिंग कब होती है, फ्लैग अनफर्लिंग कब होती है। तो आज फ्लैग अनफर्लिंग होती है गणतंत्र दिवस पर। ये भी मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी जागरूक विद्यार्थी जो भी इस बात को सुन रहे हैं वो इस अंतर को जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैग होस्टिंग एंड द फ्लैग अनफर्लिंग। ध्वजा आरोहण और ध्वज फैलाना, दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता दिवस में ध्वज आरोहण, क्योंकि ब्रिटिश जैक उतार करके तिरंगा ऊपर गया था, और ध्वजा फहराना 26 जनवरी को गणतंत्र, संपूर्ण गणतंत्र। तो चलिए, नहीं उठा तो फिर मैंने अपने दूसरे एक मित्र को भावनगर में फ़ोन किया, डॉक्टर अपूर्व भट्ट जी को, कि भाई गुजरात में बहुत सारे लोगों का मेडिसिन में नाम है, क्या उसमें कोई वैद्य हैं? उन्होंने बहुत प्रसन्नतादायक सूचना दी कि हाँ हैं, और यहीं पे 93 नंबर का नाम आया। फिर मैंने इनका डिटेल पढ़ा, उन्होंने बताया कि अपने डॉक्टर जोबन मोड़ा साहब जो हैं इसको किसी ग्रुप में डाले हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा। मैंने पढ़ा तो 56 इंच की छाती हुई, इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व,
और देखिए इसी को कहते हैं ना कि नींव के ईंट नींव के पत्थर। मैं स्वयं 7 वर्ष जामनगर में रह के आया। गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय की सीढ़ियों को दिन में 10 बार आया गया होऊंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग गुलाब कौरबा आयुर्वेद विद्यालय के ही परिसर में था। जब तक मैं वहाँ रहा वो वहीं था। वो तो बाद में नई बिल्डिंग में पीजीटी में आया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बड़े इत्मीनान से कि 7 वर्ष मैं गुलाब कौरबा की परिक्रमा दिन में 10 बार तो लगाया ही हूँ। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, कार्य क्षेत्र में आना जाना सब उसी बिल्डिंग के साथ ही, क्योंकि परिसर में ही आवास था। लेकिन इस महान सपूत गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय के महान सपूत, जिनकी वो पढ़ाई उनकी वहाँ से हुई है, अभी मैंने डिटेल्स देखे 1948, हाँ, और फिर वो वहीं डेमोन्स्ट्रेटर हुए, वहीं पर उन्होंने कार्य किया। उनको पद्मश्री मिलना, बहुत बहुत बधाई, सभी को बधाई, आयुर्वेद जगत के प्रत्येक व्यक्ति को बधाई। फिर मैंने उनसे पूछा जाना तो उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मुझे ये भी पता चला कि नहीं, जब पुस्तकें आयुर्वेद की सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में थी, तो उन्होंने तमाम विषयों की, सभी विषयों की पुस्तकों का अनुवाद गुजराती भाषा में किया। जैसे कि गुजराती छात्र अपनी मातृभाषा में, जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि मातृभाषा में पढ़ाई गया चीज़ ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा समझ में आता है, गुजराती भाषा में उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों का अनुवाद किया और काय चिकित्सा के ग्रंथों का एक स्पेशल टिप्पणी लिखी। ऐसे महान व्यक्ति को पद्मश्री देने का कार्य, जो कि अभी कहीं मतलब कि अपने आप में एक बड़े, जो एक होता है ना कि हाँ हाईली रिकॉग्नाइज और लाइमलाइट में लोग हों, उनको पद्मश्री मिलना भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इस तरीके से नींव के ईंट और नींव के पत्थर को पद्मश्री मिलना उससे भी अच्छी बात होती है। और इसके लिए उन सरकारों का ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए जो ये देती हैं, जो ये करती हैं, जो ये नॉमिनेशंस करते हैं। उस व्यक्ति की तो अपनी जो बात है वो तो बड़ी सरलता और सहजता से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। और मैंने अभी पूछा अपने मित्र से, डॉक्टर अपूर्व भट्ट से, कि भाई उनकी उम्र क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि +90। चरण स्पर्श वैद्य दयाल माओजी भाई परमार साहिब को। और वेद के क्या था, वेदों पर भी उन्होंने कार्य किया, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा संतोष ये है आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते कि पद्मश्री पुरस्कारों की श्रृंखला में आयुर्वेद खाली नहीं गया। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, तब तक आयुर्वेद किसी वर्ष खाली नहीं जाएगा, ये भी मैं दृढ़ विश्वास रखता हूँ। आइए थोड़ी सी और बात कर लें, 5 मिनट। वैद्य दयाल भाई परमार जी की तो खबर मुझे बस थोड़ी देर पहले मिली। हालांकि मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था सवेरे से ही, लेकिन विषय वस्तु अलग थी। लेकिन साथ में ये प्रश्न भी चल रहा था कि नहीं, मुझे फ़ोन करके पता करना है कि आयुर्वेद में इस बार किसी को मिली कि नहीं मिली। वो बात हो गई। मैं निरंतर सोच रहा था कि अब तक पद्मश्री जो आयुर्वेद जगत में आई, सभी के सभी महान निष्णात और अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। अगर मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं, तो यहाँ पंडित सत्यनारायण शास्त्री पद्म भूषण से, डॉक्टर के उडप्पा पद्मश्री, डॉक्टर केसी चुनेकर सर पद्मश्री, सबके नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाया जा सकता है, प्रोफेसर रामहर सिंह सर पद्मश्री, प्रोफेसर मनोरंजन साहू सर अभी रिसेंटली पिछले वर्ष पद्मश्री। अगर हम आयुर्वेद की बात करें कि हाँ आयुर्वेद की डिग्री के लोगों में किसको अब तक पद्मश्री आई है, तो ये, अगर हम संपूर्ण एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान को जोड़े तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। प्रोफेसर के उडप्पा सर तो दोनों के बीच में हो जाएंगे, प्रोफेसर NN खन्ना सर प्रोफेसर सर्जरी से, प्रोफेसर सरोज चूड़ामणि गोपाल मैडम, और अभी साहू सर उसके पहले प्रोफेसर के त्रिपाठी सर पिछले वर्ष मेडिसिन में। तो हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, यहाँ पर पद्मश्री की संख्या दहाई के अंकों में जा चुकी है। ये चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए गौरव का विषय है। और अगर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ तो पद्मश्री 50 से भी ऊपर जा चुके हैं। ये स्वर्णिम अमृत पर 75 तक के करीब लोग हैं पद्मश्री। इस बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किसी प्रोफेसर को नहीं आया है, अदरवाइज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी भी भाग से कोई न कोई आचार्य को तो अवश्य ही पद्मश्री रहती ही थी।
इस बार काशी से पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र को स्वर्गवास के पश्चात मिला है पद्मश्री, गायन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, काष्ठ कला की मूर्तियों के लिए, और जब इस पूर्वांचल से 3-4 लोगों को मिला है, लेकिन वही लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरी अभिलाषा लगातार चल रही थी, मेरी सर्च लगातार चल रही थी कि आयुर्वेद में किसको मिला, तो मैंने उस बारे में आपसे वार्ता कर ली है। और फिर मैं जरा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अलग उठ करके संपूर्ण परिवेश, संपूर्ण भारत में जाता हूँ, तो आज के भारत सरकार के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी की पद्मश्री, उन्होंने अपनी पद्मश्री की सार्थकता को एकदम तथ्यों के साथ रख दिया है। पिछले 6 वर्ष के कार्यकाल में सचिव के रूप में, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार, मैं बात करूं तो वैद्य सुरेश चतुर्वेदी जी मुझे याद आ रहे हैं, मैं बात करूं तो वैद्य वारियर साहब याद आ रहे हैं, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है। अपने प्रोफेसर गुरदीप सिंह साहब याद दे रहे हैं। देखिए, जामनगर स्कूल की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष के वैद्य दयाल भाई माओजी भाई परमार साहिब को और प्रोफेसर गुरदीप सिंह साहिब को, ये दोनों ही पद्मश्री जामनगर की क्रेडिट में जाती हैं। ये कोई बड़े ही गौरव का विषय है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जामनगर स्कूल से पद्मश्री, तो वक्त जो है आकर के उस कंट्रीब्यूटर्स को अवश्य याद करता है, मन प्रसन्न हुआ। अब यहीं पर एक आपसे निवेदन भी करने की इच्छा हो रही है, जो कल सायंकाल से ही हो रही है, लेकिन व्यक्त अभी कर रहा हूं, जो आपको आज शाम को मिलेगा। आप में से सभी आयुर्वेदज्ञ, मैं देखना चाह रहा हूं कि मैं कोई नाम तो छोड़ नहीं दिया यार, अरे अपने वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, जिनको पद्मश्री पद्म भूषण, और उनके पिताश्री पूजनीय पिताश्री वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, जिनको कि एकमात्र शायद आयुर्वेद में आज की तारीख में है जिन्होंने उनके तीनों पद्म अलंकरण मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी को। उनकी वही प्रतिमा लगाई गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। तो अब मैं, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे साथ दी, मैंने आयुर्वेद के पद्मश्री लोगों का जिनका नाम मुझे स्मरण में आया, सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, जो उन्होंने आयुर्वेद जगत को अलंकरण प्रदान किए, हम लोगों को उत्साहित किया है, उन सभी लोगों को बधाई, पुनः पुनः बधाई, चाहे उन्हें जब मिली हो, 10 वर्ष पूर्व ही क्यों ना मिली हो। तो आगे बढ़ते हैं। एक नाम मुझे बार बार खटक रहा है कि उनके प्रति भी एक सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी आयुर्वेदियों की होगी यदि उनके पद्मश्री के लिए हम लोग इस वर्ष 2025 के लिए उनका नामांकन अपने अपने स्तर से करें। तो पहले मैं उस नाम को लेता हूँ। पूजनीय स्वर्गीय प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी मैडम, करबद्ध रूप में उनके नाम लेने का, स्मरण करने का मैं साहस कर सकता हूँ। अगर आप उनके योगदान का आकलन करेंगे आज के आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में, और एक आप निष्पक्ष आकलन करेंगे, तो किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी मैडम को पद्मश्री अलंकरण से ऊपर का ही सम्मान के योग्य समझेंगे। लेकिन एक सरकारी मान्यता होती है, रिकॉग्निशन होती है, इसलिए इन अलंकरण समारोहों का भी और इन अलंकरित पुरस्कारों का भी एक अपना महत्व है। उससे वो विधा गौरवान्वित होती है। जैसे प्रोफेसर एम साहू सर की, मनोरंजन साहू सर की पद्मश्री ने आयुर्वेद की शल्य की विधा को सम्मानित किया। जी हाँ, सच्चाई है, शल्य की विधा को रिकॉग्निशन आई। तो आयुर्वेद की जो प्रसूति तंत्र की विधा है, पिछले 60 वर्षों से, जी हाँ पिछले 60 वर्षों से, क्योंकि मैडम तिवारी मैडम मई 1964 में मेरे जन्म से 3 वर्ष पूर्व ही इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। और प्रसूति तंत्र की एक एक नींव की एक एक ईंट पर मैडम तिवारी का नाम है। आज का प्रसूति तंत्र पूरे भारत में जो आयुर्वेद का है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैडम तिवारी के योगदान को भुला नहीं सकता है। मैडम तिवारी ही थी जो यहाँ पर कि अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके और उन्होंने प्रसूति तंत्र की विधा को स्थापित किया। और मैं आशय देता हूँ यहाँ पर ये वाला स्पष्टीकरण कि ये जो सीजर के ऑपरेशंस हुए, जो थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज और मॉडर्न मेडिकल सर्जिकल नॉलेज जो प्रसूति तंत्र में आया, वो क्रेडिट प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम को ही जाएगी, चाहे आप
जिस स्कूल से हों, और चाहे आप आयुर्वेद की जिस विचारधारा से हों, चरक संप्रदाय से हों, सुश्रुत संप्रदाय से हों, वाग्भट संप्रदाय से हों, किसी भी संप्रदाय से हों आप, लेकिन इस बात को मानेंगे कि आधुनिक ज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का प्रसूति तंत्र में समावेश करने का कार्य मैडम प्रोफेसर पीवी तिवारी जी ने ही किया। उनकी शिष्य श्रृंखला को देखिए। प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, उनके पास भी एक यूनिक रिकॉर्ड है, 2 जगह के वाइस चांसलर और डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। डॉक्टर CHS शास्त्री, डायरेक्टर NIA जयपुर, डिप्टी एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जहाँ तक मुझे याद आ। हाँ, डॉक्टर CHS शास्त्री जी भी जामनगर में रहे हैं और बहुत दिनों तक तो उनके वहाँ से पद त्याग करने के बाद भी उनका परिवार जामनगर में बहुत दिनों तक रहा, जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे साथ दे रही है। उच्च पद प्राप्त करने वालों में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो प्रोफेसर पूजा भारद्वाज मैडम, प्रोफेसर मंजरी द्विवेदी मैडम, ये सभी लोग, एक गुरु का रिफ्लेक्शन उसके शिष्यों से आता है। तो उन्होंने इस तरीके के शिष्यों का निर्माण भी किया, अपने इस विषय में तो जो योगदान दिया और जो जन सेवा की, आपको मैं बताऊं आज भी उनके इस अस्पताल में प्रसूति तंत्र में मरीज पुराने आते हैं, उनका नाम लेते हैं। और मुझे इस वर्तमान के प्रसूति तंत्र विभाग को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो इस समय बहुत ही अच्छे रूप में कार्य कर रहे हैं। लोग सब, शायद सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के समस्त विभागों में सबसे अच्छा एक रूपता के साथ, समरसता के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक रूपता और समरसता के साथ अगर कोई विभाग काम कर रहा है सर आज 26 जनवरी 2024 को, तो वो प्रसूति विभाग है, नज़र न लगे। प्रोफेसर विश्वेश हेड हैं, प्रोफेसर सुनीता सुमन हैं, प्रोफेसर दीपा मिश्रा हैं, डॉक्टर अनुराधा हैं और डॉक्टर शिखा हैं, डॉक्टर प्रीति हैं, ये सभी की टीम एक साथ काम कर रही है। मैं ये चाहता हूँ क्या कि मेरा निवेदन है आप सबसे, संकाय प्रमुख काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर PK गोस्वामी जी, यहीं से शुरू करते हैं। निदेशिका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रोफेसर तनुजा नेश्वरी मैडम, कुलपति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर अनूप ठाकर जी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, कुलपति डॉक्टर मुकुल पटेल जी गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, कुलपति प्रोफेसर PK प्रजापति जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कुलपति प्रोफेसर KS धीमान साहब श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, प्रोफेसर AK त्रिपाठी कुलपति उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय। आप सभी लोगों से, और आयुष मंत्रालय नई दिल्ली सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, एक सम्मिलित रूप से 2025 के पद्मश्री अवार्ड्स के लिए प्रोफेसर PV तिवारी जी का नामांकन सभी लोग करें। मैंने पहले ही कहा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने आधार कार्ड का प्रयोग करके किसी को भी पद्मालंकरण के लिए नामित कर सकता है। मैं भी, आप भी, कोई भी जो भी सुन रहा हो। मैं समझता हूँ कि यदि आप आकलन करेंगे, आज महाराष्ट्र में प्रसूति तंत्र की जो फ्रीडम है, जो सेवाएं हैं, मुझे एक नाम याद आता है नागपाल का, या जो वो फेडरेशन फॉगी या क्या थी, क्षमा चाहता हूँ मुझे ढंग से नहीं याद आ रहा है, वो सारे के सारे लोग प्रोफेसर PV तिवारी मैडम से जुड़े रहे। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, डीप साउथ जाइए, उडुपी प्रोफेसर ममता मैडम, प्रिंसिपल मैडम वहाँ पर, हासन प्रोफेसर प्रसन्ना राव जी, सभी लोग इस बात को समझ, दूर त्रिवेंद्रम तक भी जा सकता हूँ, वहाँ भी। तो मैडम तिवारी के योगदान को प्रसूति तंत्र विषय में रेखांकित किया जाना चाहिए। और क्यों ना हम सभी लोग 2024 का जब ये पोर्टल खुलता है नॉमिनेशन के लिए, मैं बताऊंगा आपके समाचार करके, इसकी लास्ट डेट अगस्त सितंबर तक होती है, उसमें मैडम तिवारी का, पूजनीय मैडम प्रोफेसर तिवारी जी का नामांकन अवश्य हम लोग करें। ये मुझे बात आई जब अभी मैंने देखा मरणोपरांत भी, स्वर्गवासी होने के बाद भी पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, और अभी बनारस में जो दिया गया है पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र जी को दिया गया है, जो संगीत के क्षेत्र में, वो पोस्टथ्यूमस ही है, स्वर्गवासी के होने के पश्चात ही है। क्यों ना किसी जीवित वैद्य को अवश्य मिले, अवश्य मिले। वैद्य दयाल भाई माओ जी, वैद्य दयाल
माओजी भाई परमार की तरह के व्यक्तियों को अवश्य मिले, लेकिन अपने पीछे के पूर्वजों को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो मेरा ये करबद्ध अनुरोध आप सभी से है कि जब ये पद्मा अलंकरण की नॉमिनेशंस 2025 के लिए शुरू होता है तो प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम जी का आप लोग नामांकन अवश्य करें। और यह सरकार और यह संसदीय क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री का, उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता कि किसका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन एक कोइंसिडेंस है। अगर आप देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम ने वही माता आनंदमयी चिकित्सालय, जहाँ पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और मैडम से उनकी मुलाकात भी है, और जो उन्होंने सेवा अपने अंतिम सांस तक की, जन सेवा अपनी अंतिम सांस तक की मरीजों की, वह अनुकरणीय है। मैडम तिवारी जी ने अपने माता पिताजी के नाम पर प्रसूति तंत्र के बालकों के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल्स भी शुरू कराए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। उनके इस योगदान को जो व्यक्तिगत रूप से उनको किया, हम सभी का एक कर्तव्य बनता है कि उनके नाम पर एक पद्मश्री तो आयुर्वेद जगत में आए ही, क्योंकि उन्होंने एक विषय को जिंदा किया है, एक विधा को पुनर्जीवित किया है, एक सम्मानजनक स्थान पर ले आया है। और मेरी इस निवेदन से शायद ही कोई असहमत हो, तो मैं भारत सरकार के आयुष विभाग के सचिव, आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो स्वयं एक पद्मश्री हैं, के साथ ये समस्त श्रेष्ठ पदस्थापित आचार्यों से, निदेशकों से, अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि 2025 के नॉमिनेशंस में प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम का नाम अवश्य जाए। इससे जो संदेश जाएगा वो वही संदेश जाएगा जो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से गया, एक सामाजिक संदेश, प्रसूति तंत्र विधा का संदेश कि प्रसूति तंत्र भी आयुर्वेद में विकसित है, यह संदेश जाएगा जिस दिन भारत सरकार प्रोफेसर पीवी तिवारी मैडम को पद्मश्री अलंकरण देगी। वह दिन अगले वर्ष ही क्यों ना आ जाए। इसी निवेदन के साथ आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, अभिवादन, अभिनंदन।